राम सर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको सिर्फ परचेज करने के लिए इसमें 279 की जगह पर 168 में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ कूपन कोड है 40% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए सुपरपा 40 दिया हुआ कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज 168 में पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं कोचिंग में जो पढ़ाता हूं वही सब प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब देखिएगा आगे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। इससे पहले मैं 15-16 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चंस को हम ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, अंग्रेजी हो चाहे मैथ हो या फिर फिजिक्स हो, उन सब को आप प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा। अब देखो 17वां क्वेश्चन है कि मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्सर्विड एंड इनग्रोशिंग। सबसे पहली बात, मुझे जब इस मैंने सेंटेंस को देखा तो सबसे पहले मैंने एंड को देखा। और एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो मतलब दोनों सेम चीजों को जोड़ता है। या तो जीरंड को जोड़ेगा या इन्फिनेटिव को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस हैं तो वो एक ही टेंस में होंगे या पास्ट में होंगे, या फिर वो फ्यूचर में होंगे या प्रेजेंट में होंगे। तो ये बताओ, एंड के बाद एक बात तो क्लियर है, यानी कि एंड से पहले ये जो एब्सर्बिड जुड़ा हुआ है, एक इनग्रोशिंग जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक ही कंडीशन में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रोशिंग दे रखा है, इसीलिए या तो इसे जीरंड बना दो या इन्फिनेटिव बना दो। तो ऐसे में मतलब दोनों अलग है। देखो ये तो ईडी वाली वर्ब दे रखी है, ये जीरंड बना रखा है, ये गलत है। एक ही में होना चाहिए, या तो एब्सर्विंग होना चाहिए, है ना। ऐसे इनक्रोजिंग दे रखा है, इसीलिए सी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिएगा, वन मस्ट ओवे वंस टीचर्स, यानी इस जब भी कभी ओवे वाला कोई सेंटेंस आएगा, वन मस्ट वाला कोई आएगा, तो वो ज्यादातर पजेसिव में एरर दे रखा होता है। यहाँ पर हिज लिखा होता है, इसीलिए याद रखें वन के साथ पजेसिव वंस चलता है, इसलिए नो एरर यहाँ पर है। आगे देखिए, शी ऑलवेज फैड हर चिल्ड्रन बिफोर शी फैड हर डॉग। एक बात आप मुझे बताइए, शी ऑलवेज, अब ये देखो बिफोर दे रखा है, आफ्टर बिफोर में एक केस चलता है कि बिफोर का मतलब पहले वाले सेंटेंस में आपको हेड थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, और दूसरे में सेकंड फॉर्म। तो दूसरे में तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये तो ठीक है। इसका मतलब पहले में आपको हेड थर्ड फॉर्म लगाना है। तो गुरुजी ऑलवेज आ रहा है, तो हम कहां पर लगाएंगे ऑलवेज को? तो देखो, हेड ऑलवेज फेड, यानी कि थर्ड हेड और थर्ड फॉर्म के बीच में लगा दो ऑलवेज को, इसीलिए यहां पर ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखिए, दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फ्यूचर। अरे ये क्या हो गया भाई, थोड़ा मैं एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अब देखो इस पे थोड़ा ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। अब ये देखिएगा, मैंने एंड देखा, एंड से पहले इन चीजों को देखा कि ये टेंस कौन सा है, बताओ, पास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद भी कैसा है, वो भी पास्ट ही चलेगा ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड के बाद जो ये बिगिन दे रखा है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, तभी तो सेकंड दोनों पास्ट हो जाएंगे, इसीलिए बिगिन की जगह पर बिगेन आ जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब दे केम हेयर इन द इवनिंग, यानी वो यहाँ पर शाम को आए, एंड बिगिन मेकिंग फ्यूचर अरेंजमेंट्स, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया फ्यूचर के लिए जो भी व्यवस्थाएं करना। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में ही तो रखना पड़ेगा इसे। आगे देखिएगा कि एज द डॉक्टर इन टू द रूम द नर्स हैंडेड द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि जैसे ही डॉक्टर रूम के अंदर आया, नर्स ने जो टेम्परेचर का जो चार्ट था, पेशेंट मरीज का जो टेम्परेचर का चार्ट था, वो हैंडेड हैंडेड उसको दे दिया, मतलब डॉक्टर को। एक बात आप बताइए, एज द डॉक्टर केम इन टू द रूम, जैसे ही डॉक्टर अंदर आया, तो इसका मतलब है यहां पर केम वाला सेकंड फॉर्म एकदम सही आएगा, ठीक है। मतलब पहले आया तभी तो उसने हैंडेड किया, ये चीज है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा आगे देखिएगा, आगे चेस्टाइज। अब इनको मतलब समझो। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को दंड देना। गुरुजी इनको थोड़ा सा अच्छे से करवा दीजिएगा। देखो मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगा इस अच्छे करवाने के लिए। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को दंड देना, डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, रिप्रोच करना, अपब्रेड करना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर अपब्रेड करना, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग स्पेलिंग्स हैं वो तो सब आपको आता ही होता। देखो इसमें देखा, चेज, चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना। किसी ने चोरी करके आपका जेवरात लेके, मोबाइल लेके भाग रहा है, आप उसका चेज करोगे, पीछा करोगे, पुलिस वाले चेज करते हैं।
है ना, इतने रन चेज करेगा वो। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, कोई व्यक्ति है प्रशंसा के लायक है तो वो लॉडेबल कहलाता है। तो आगे देखो, निगरानी करने वाला बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है कि निगरानी करता है, मॉनिटर। क्लास में भी आप लोग मॉनिटर रहे होंगे। आगे देखिएगा, फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर, मतलब क्षणभंगुर, एकदम नाजुक, तो उसको बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं, वीक। एक और होता है कमजोर का, फ्रेल भी बोल सकते हैं, फ्रेल, FRAIL। फ्रेल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर होता है। डेलिकेट का है ना, डेलिकेट यानी DELICATE, डेलिकेट मतलब भी क्या होता है, कमजोर होता है। इसे लिख लो आप। आगे देखिएगा, आगे मैं बताता हूँ। स्मॉल माने तो वही छोटा होता है। प्लेफुल का मतलब वही एकदम मजाकिया, है ना। एक होता है इसमें प्रिटी। प्रिटी का मतलब एकदम साफ सुथरा, बढ़िया। आगे देखो, पा, ये देखो पान, पा लिख रहा है, पा, PAWN। पा, इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह से उसे बोलते हैं प्लेज, गिरवी रख देना किसी चीज को, तो PLEDEG। ठीक है, प्लेज, पा का मतलब क्या होता है कि गिरवी रख देना। आगे देखो, स्पॉन्ज का मतलब वही नष्ट करना, शोक लेना, है ना। स्पंज करता है, स्पंज क्या करता है, पानी को शोक लेता है। एक इसमें स्क्राउज है, मतलब वही दया दया याचना करना, याचना करना किसी से, भाई छोड़ दो। हायर का मतलब किसी को नियुक्त कर देना। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है, आपको सबको। आगे देखो, आगे इसमें नया है, मैस्ट्रो। सर मैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, मैस्ट्रो का मतलब होता है जो एकदम एक्सपर्ट हो अपने आप में, एकदम टैलेंटेड हो, एकदम जीनियस हो, मैस्ट्रो। तो ये हो जाएगा मैस्ट्रो, मतलब जीनियस को बोलते हैं। एक इसमें नोबस। नोबस का मतलब जो अभी अभी नया आया है, नया ट्रेनिंग ले रहा है, नोबस है वो। एक इसमें एडमिरर। एडमिरर का मतलब जो प्रशंसक होता है। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। चलिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा ना, आगे बढ़ जाएं, अरे क्यों नहीं आएगा। वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी, इसको क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, जल्दी से सोच के बताओ। ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी, शब्दकोश को संकलित करता है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं उसे, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। एक है इसमें लैपिडिस्ट, इस सबको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लैपिडिस्ट का मतलब होता है कि पत्थरों को तराशने वाला। देयर इज अ स्किल्ड वर्कर। इफ यू टॉक अबाउट जो जो कहते हैं ना कि स्टोन वगैरह उसको काटने का काम करता है, उसे बोलते हैं लैपिडिस्ट। आकृति बना दिया भगवान की। एक इसमें कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर उसको बोलते हैं जैसे कोई नक्शा बनाता है ना। अच्छा ये बताओ जरा, भारत का नक्शा, इंडिया का नक्शा किसने तैयार किया था, है ना। अगर थोड़ा और डेप्थ है तो वर्ल्ड का नक्शा किसने उसे ड्रॉ किया था। आगे बढ़ जाते हैं, बिब्लियोग्राफर। वो ये है कि जो है ना, पुस्तक वगैरह कोई सूची है उसको बनाने वाला। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, ऐसा कोई धार्मिक स्थान है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब धार्मिक सभा हो रही है कहीं पर, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया ना, जैसे कहीं पर आपने देखो, मैं आपको एकदम सीधा सा उदाहरण बताता हूँ। आप जब पंजाब जाएंगे, अमृतसर जाएंगे, तो यार अमृतसर में आप देखेंगे ना, वहां पर काफी ज्यादा शांति मिलती है। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा बीच में बोलना चाहूंगा। आप जब भी कभी कभी आप पंजाब जाइएगा, कभी अमृतसर या फिर है ना उधर जाइए, गोल्डन टेम्पल वगैरह, यार मतलब पंजाब के अंदर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। जो सिख भाई होते हैं ना, वैसे मैंने ज्यादातर उनको ऑब्जर्व किया है, इसीलिए बाकी सब अच्छे हैं, बट मेरे को जो अभी भी मतलब एकदम दिल को सुकून मिलता है, यानी जो सिख लोग होते हैं ना, वो यार अपने धर्म को सच में बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब मॉर्निंग में भी आप ट्रेन में अगर जा रहे हो ना, तो वो अपने भजन कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। नानक साहब उनके भजन कीर्तन चालू रहते हैं उनके, सुबह सुबह से वो सुनते ही सुनते हैं, सुबह सुबह उनको ये सब करना ही है। तो देखो कितने यार, मतलब पंजाबी लोग, हाँ वो पंजाबी होते हैं यातर उधर, तो सच में वो अपने नानक जी को, उनको बहुत मानते हैं, और मानना भी चाहिए। जो भी आपका ईष्ट भगवान है, ईश्वर अल्लाह, सबको यार इज्जत देनी चाहिए। अब देखो, मॉब का मतलब क्या होता है। मॉब तो आपको पता है भीड़ होता है, मॉब लिंचिंग तो खूब सुना होगा ना टीवियों में। तो मॉब लिंचिंग तो एकदम बेकार वर्ड है। वही मतलब जिसपे कंट्रोल नहीं हो, एकदम डिसऑर्डर वाली क्राउड। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, कहीं कहीं देख रहे हैं ना, सपना चौधरी आ गई, स्पेक्टेटर्स हैं वो। आगे देखिएगा, और आगे बढ़ जाते हैं। ऑडियंस का मतलब तो वही श्रोता, सुनने वाले, है ना सर। आगे देखो, द आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, यानी कि ऐसी कोई कला जो मेटल्स, धातु के ना, धातु कर्म धातु विज्ञान, उससे होते हैं मेटलॉजी। यानी कि यहाँ पर डी वाला एकदम सही है, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ जाओ, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केफ्ट, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को पकड़ के रखा जाता है। सर उसे ही बोलते हैं, जल्दी बताओ, उसे अवायरी बोलते हैं, एवियरी। तो एवियरी का मतलब ही क्या होता है, जहां पक्षियों को रखा जाता है।
एक है इसमें एपायरी, एपायरी का मतलब जहां मधुमक्खियों को, एपियरी, ठीक है, ये होता है मधुमक्खी वाला, ये होता है। एक्वारियम मतलब वही मछली वगैरह रखी जाती हैं। एक है इसमें सेंचुरी, मतलब वही एक तरह से पुण्य स्थान में से बोल सकता हूँ, जहां पर धार्मिक, जहां पर शुद्ध अच्छी अच्छी चीजों को रखा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे और है क्या, मैं जरा चेक कर लेता हूँ कितना। अब देखिएगा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर हैड रियलाइज्ड, इसकी जगह पर कुछ करना है। शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, यानी उसने रियलाइज किया था कि भाई उसने उसको कहीं पहले कहीं देखा हुआ है। अब इस जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कैसे समझेंगे, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फाइनली रियलाइज्ड ही आएगा, मतलब शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि दैट, कि शी हैड सीन हिम बिफोर, उसने उस लड़के को कहीं ना कहीं पहले देख कर लिया है। अब ये समझिएगा यहाँ पर रियलाइज्ड क्यों है, वो समझिएगा। आपको पता है ना, दो सेंटेंस यदि कोई कंजंक्शन दैट कहीं पर लगा होता है, कहाँ लगा रहता है, दैट लगा रहता है, दैट। अब आपको पता है ना, दैट दैट से दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट यदि सेम हो, सब्जेक्ट वही हो, ठीक है, तो दोनों वाक्यों को पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जाता, ये चीज याद रखना है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दैट के पहले जो भी सेंटेंस आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, और दैट के बाद आने वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यानी कि अगर सेम सब्जेक्ट है, ये बताओ यहां पर भी लड़की सब्जेक्ट है और यहां पर भी लड़की सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये रहा कि दैट से पहले सेकंड फॉर्म और दैट के बाद हैड थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ जाइए। शी इज विलिंग टू हेल्प यू, विलिंग की जगह पर कोई चेंज हो सकता है, नहीं, इज आर एम के बाद आईएनजी एकदम सही है। आगे देखिएगा, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डेफ बोर्न एवरी ईयर, ये तो बहुत सिंपल है यार। इज आर एम के बाद क्या है, बोर्न आएगा ना, बोर्न ऑफ, आपने देखा बोर्न ऑफ रिच फैमिली, तो ऐसे में क्या होता है, बोर्न आएगा, इज आर एम के बाद बोर्न, इसका मतलब बोर्न के बाद डेफ आएगा, क्या आएगा, बोर्न के बाद डेफ आएगा, क्योंकि डेफ क्या है, एक एडजेक्टिव है, ऐसे आप समझ सकते हैं आप। बोर्न क्या है, डेफ क्या, सॉरी, डेफ एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे में फाइनली जैसे आपने, मैंने समझाया, चलो छोड़ो, ऐसे ही समझो कि इज आर एम के बाद वर्ब आ रही, तो इसलिए बॉर्न आएगा, सी वाला एकदम सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद बहुत सारी वीडियोस मैं आपको रेगुलर लाता रहता हूँ ताकि आप सबकी प्रैक्टिस होती रहे। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उन्हीं को आपकी नज़र के सामने अगर वो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, तो अगर सच बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट होते हैं जो आगे पीछे आते रहते हैं। और ये आगे ना, तो तभी तो कहते हैं कि आप जब एग्जाम नौकरी लग जाती है, एग्जाम हॉल में आप जाते हैं, तो वहाँ पर जाहिर है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सब देखने को मिलेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ यार ये तो हमने पढ़ा था। चलेगा, थैंक यू सो मच।